भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत हुई थी? तो वो थी 17.5%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी। दोमट मृदा का उपयोग घाट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ये वाला कथन है गलत। बाकी जो कथन सही है वे हैं कि रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक होती है और चिकनी मृदा में होती है सबसे कम। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना, धान उगाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं। तो ये बनाते हैं चौथा पोषी स्तर। ऑप्शन नंबर बी। खाद्य श्रृंखला में सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। उत्पादक इस ऊर्जा का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं और ये प्रथम प्रकार का पोषी स्तर है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर में, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर में और तृतीयक उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे और शैवाल आते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश में किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसे धावन सोडा भी कहा जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह जल में अति विलेय है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बायोगैस में मीथेन 1% से कम होती है। ऑप्शन नंबर 1। जो कथन सही है वे कथन है कि बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और बाहित मल का उपयोग किया जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। बायोगैस एक अपक्षय ईंधन है जो कि पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और खाद्य अपशिष्ट से उत्पन्न होता है। इसमें आमतौर पर मीथेन 50 से 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% और नाइट्रोजन 2 से 8% होती है। बायोगैस से निम्नलिखित लाभ हैं और जो इसके लाभ हैं वे हैं कि बायोगैस या गोबर गैस पर्यावरण के अनुकूल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। बायोगैस उपलब्ध होने पर खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी के उपयोग को कम किया जा सकता है। परिणामस्वरूप पेड़ों को भी बचाया जा सकता है। बायोगैस के साथ साथ फसल उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि महापद्म नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था। तो मगध पर। ऑप्शन नंबर डी। महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यह पूरे मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। पुराणों में से महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहकर संबोधित किया गया है। प्रथम बार कलिंग पर विजय की तथा वहां पर एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। इसके जो कथन सही है वे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि वोल्डेमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। तो J.K. रॉलिंग। ऑप्शन नंबर 1। वोल्डेमार्ट J.K. रॉलिंग के द्वारा रचित हैरी पॉटर श्रृंखला का एक काल्पनिक चरित्र है। वोल्डेमार्ट का मूल नाम टॉम रिडल है। उसका प्रथम अवतरण हैरी पॉटर और पारस स्टोन में होता है। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसका जवाब है गरिया पूजा। ऑप्शन नंबर 1। गरिया पूजा त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख पर्व है जिसमें
पालतू पशुओं, धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह पर्व चैत्र माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। त्रिपुरी और रियांग जनजातियां इसे फसल के त्योहार के रूप में मनाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? तो वो है ताबू मठ, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इंचे, रालंग और पेमायांग से, तो ये तीनों जो मठ हैं ये तीनों सिक्किम में हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी वाला ताबू मठ सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में स्थित प्रमुख बौद्ध मठ हैं रूमटेक मठ, रालंग मठ, पेमायांग मठ, इंचे मठ, कारतोक मठ, फोडोंग मठ स्थित हैं ये सब। जबकि जो ताम्बू मठ है यह है हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मल्चिंग, ऑप्शन नंबर बी। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया मल्चिंग कहा जाता है और इसके निम्नलिखित लाभ हैं। खरपतवार की समस्या को कम करना, मृदा के कटाव को रोकना, मृदा पोषक तत्वों को बनाए रखना, मृदा में केंचुओं की गतिविधि को तेज करना, मृदा की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में सुधार करना। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के 75% से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो वो था घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गजल को निरूपित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो है मांड, ऑप्शन नंबर एक। इसके अलावा मक्ता, मतला और मिश्रा ये तीनों प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो वो है उत्खंड, ऑप्शन नंबर बी। जबकि इसके अलावा जो वितरिका, जलप्रपात और विसर्प हैं ये तीनों नदियों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे? तो वो थे हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी। हरिसेन 4वीं शताब्दी में संस्कृत के कवि और मंत्री थे। वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि बिछुआ के पौधों की पत्तियां किस अम्ल का स्रावन करती हैं जिससे छूने पर दर्द होता है? तो मेथेनोइक, ऑप्शन नंबर एक। डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा के द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो मासी मागम, ऑप्शन नंबर एक। द डिसिपल चैतन्य तम्हारे की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है? तो यह है मराठी में, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? तो वो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम महिला अधिनियम वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण 19 सितंबर 2018 को प्रभावी हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 16 भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंक कंपनी का निदेशक हो, ऑप्शन नंबर एक। काल्पनिक कस्बा मालगुडी डैश के द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया था? तो R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पाणिनि कौन थे? तो इसका जवाब है एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया, ऑप्शन नंबर बी। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं।
डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था? तो वो थे हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, इस वंश की जानकारी बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र से मिलती है। इसकी प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा थी। हर्षवर्धन अपने पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना। हर्ष का शासनकाल है 606 से 647 ईस्वी। प्रारंभ में यह शैव धर्म का उपासक था, लेकिन बाद में बौद्ध उपासक बन गया। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज, जिसे पूर्व में कान्यकुब्ज भी कहा जाता था, स्थानांतरित की। और हर्ष की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो वो है राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। अमरपुरा, धौलावीरा और रंगपुर, ये तीनों हैं गुजरात में, जबकि राखीगढ़ी है हरियाणा में। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों में संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाह समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। अगला प्रश्न है कि दीघ निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है? तो बौद्ध के, ऑप्शन नंबर सी। दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक का प्रथम निकाय है। इसमें कुल 34 सूत्र हैं। इन सूत्रों के लंबे आकार के कारण से दीघ निकाय कहा जाता है। प्रवासी रोजगार सोनू सूद की एक पहल है, जो कि नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता को पूरी करती है। इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जवाब है घोड़ नदी, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र में हड़प्पा के एक पुरातत्व स्थल है। आमतौर पर वयस्कों को इस स्थल पर दफनाया जाता था और यहाँ से गेहूं, जौ, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है कि मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो कथन सही है वे है मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और कुछ मैदान नदी निक्षेपों द्वारा बनते हैं। अगला प्रश्न है कि बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मंदिर वास्तुकला से। बेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 शैलियों में से एक है। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को बेसर शैली कहा जाता है। यह विन्यास द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर शैली जैसा होता है। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के मध्य में स्थित होते हैं। इस शैली के प्रसिद्ध मंदिर एलोरा, चेन्नई केशव मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और लद्दाख मंदिर आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो वो है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर। बागवानी फसलों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर और रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो वो है फाग, ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य तो हरियाणा के हैं फाग, सांग, खोरिया, धमाल और डफ। उत्तर प्रदेश के हैं रासलीला, चरकुला, नौटंकी और रामलीला।
कर्नाटक के हैं यक्षगान, बेलाटा, डोलू कुनिथा। पश्चिम बंगाल के हैं लाठी, गंभीरा, छऊ और बिरता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है चीनी कारखाना, ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था का यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनिज। द्वितीयक क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस्पात उद्योग, चीनी कारखाना, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। तृतीयक क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। अगला प्रश्न है कि कावेरी द्रोणी यानी कि बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इस द्रोणी का 3% क्षेत्रफल केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% तमिलनाडु में पड़ता है।